नमस्कार। प्रारंभ एक प्रश्न से, क्योंकि जिज्ञासा ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। और आज का वह प्रश्न यह है कि हम साहित्य क्यों पढ़ें? प्रिय बच्चों, क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठा है कि हमें साहित्य क्यों पढ़ना चाहिए? हमारे मन में कई बार इस तरह के प्रश्न उठते हैं और नहीं भी उठते हैं, लेकिन साहित्य पढ़ने के संदर्भ में हमें इस प्रश्न पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए। आपने साहित्य विषय लिया है, कभी कभी आप अनुकरण के लिए साहित्य विषय ले लेते हैं कि मेरे मित्र ने साहित्य लिया है तो मैं भी ले लूँ। या फिर कभी कभी आप द्वंद्व की भावना से युक्त होकर के साहित्य ले लेते हैं कि मैं दूसरा विषय पढ़ूँ या साहित्य पढ़ूँ, तो फिर मैं साहित्य ही क्यों न ले लूँ। या फिर कभी कभी हम आत्महीनता की भावना से ग्रस्त होकर के साहित्य पढ़ते हैं कि चलो ठीक है, हम साइंस नहीं पढ़ सकते हैं तो हम क्या करें कि हम साहित्य विषय का अध्ययन करें। तो यह तीनों ही जो स्थितियां हैं वह हमें सही दिशा नहीं दे सकती। तो प्रिय बच्चों, यदि हमें सही दिशा की ओर जाना है तो हमें न अनुकरण करके साहित्य पढ़ना है, न हमें द्वंद्व से ग्रस्त होकर के साहित्य का अध्ययन करना है, और न ही हमें आत्महीनता के बोझ से ग्रस्त होकर के साहित्य का अध्ययन करना है। इस संबंध में मैं आपको संस्कृत के महान कवि भर्तृहरि के श्लोक का एक उदाहरण देना चाहूँगी कि साहित्य पढ़ना क्यों आवश्यक है। वे कहते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। उन्होंने साहित्य से हीन मनुष्य को पशु कह दिया है। क्या वास्तव में यह सही है? क्या हम इस कथन के मर्म को समझ सकते हैं? यदि हम समझेंगे तो हम पाएंगे कि साहित्य वास्तव में हमें पशुता से हमें मनुष्यता की ओर ले जाता है, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाता है। तो एक प्रकार से हमें दिशा प्राप्त हो जाती है कि साहित्य हमारे में किस तरह से परिवर्तन कर सकता है। इस संदर्भ में मैं आपको एक उदाहरण प्राचीन साहित्य से देना चाहूँगी, वह भी संस्कृत साहित्य से ही है कि प्राचीन समय में किस प्रकार से जो अमर शक्ति नाम के राजा हुए, उन्होंने अपने राजकुमारों को चरित्रवान बनाने के लिए पंडित विष्णु शर्मा के पास में भेजा और उन्हें कोई उपाय पूछा कि किस प्रकार से राजकुमारों को चरित्रवान बनाया जा सकता है, या किस प्रकार इनकी मूर्खता को दूर किया जा सकता है, इनकी जड़ता को दूर किया जा सकता है। तो पंडित विष्णु शर्मा ने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पंचतंत्र की रचना की, और पंचतंत्र के माध्यम से उन्होंने राजकुमारों के चरित्र में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। तो हमारे सामने यह एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि साहित्य किस प्रकार से हमें परिवर्तन लाता है। तो साहित्य की यात्रा के विभिन्न पड़ाव है कि वह मनुष्य में किस प्रकार से परिवर्तन लाता है। सबसे पहले तो साहित्य हमें स्व की खोज करना सिखाता है। साहित्य को हम पढ़ते हैं तो हम अपने आप को जानते हैं, हम आत्म साक्षात्कार करते हैं कि हमारे मन में कौन कौन सी वृत्तियाँ हैं। यदि हम आदि कवि वाल्मीकि की बात करें तो उनके जीवन की घटना हमें
इस बात का साक्ष्य दे देगी कि किस प्रकार से क्रौंच वध होने पर उन्होंने अपने मन में जो करुणा की भावना थी, उस करुणा की भावना को पहचाना, पहली बार पहचाना और उन्होंने काव्य सृष्टि की और वही पहली कविता कहलाई। तो किस प्रकार से साहित्य हमारे मन की जो मनोवृत्तियाँ होती है, उन मनोवृत्तियों से हमारा परिचय कराता है, और जब उन मनोवृत्तियों से परिचय होता है तो वह हम में परिवर्तन भी लाता है। वह हमारी वृत्तियों को सत्य की ओर ले जाता है, सद्वृत्तियों की ओर ले जाता है और हम में परिष्कार करता है। प्रेमचंद जो महान लेखक हुए हैं, उन्होंने साहित्य की इसी शक्ति की ओर इंगित करते हुए कहा है कि साहित्य हमारे मनोविकारों को परिष्कृत करता है और यह पशु पक्षियों में, यहाँ तक कि ईंट और पत्थरों में भी विश्व आत्मा के दर्शन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह शक्ति साहित्य में ही है कि वह जड़ से लेकर के चेतन तक सभी में वह विश्व दृष्टि को देता है। हमारी दृष्टि व्यापक होती है, हम पूरे संसार को अपने जैसा हम समझने लगते हैं। तो बच्चों, यह साहित्य की बहुत बड़ी शक्ति है। इस तरह से साहित्य हमारे चरित्र को रूपांतरित कर देता है, हमारा चरित्र पूर्ण रूप से बदल जाता है, हमारे भीतर की जड़ता दूर होती है। हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो उन्होंने भी अपनी बंगला कविता में इसी बात को उन्होंने कहा है कि साहित्य जो है वह किस प्रकार से हमारी जड़ता को, हमारे बोझ को दूर करता है। वो कहते हैं कि बोझा आमार नमाओ रे बंधु नमाओ, कि हमारे जीवन का जो यह बोझ है, यह जो भार है, यह कम हो जाए। प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है और यह सबसे बड़ा बोझ होता है कृत्रिमता का, जिसे हम ओढ़े रहते हैं। और आज का तो युग ही कृत्रिमता का है, या असली और नकली चेहरों को पहचानना अत्यंत मुश्किल है और मनुष्य यहाँ पर नकली चेहरों को ओढ़ते ओढ़ते इतना ज़्यादा खो जाता है कि वह अपना असली चेहरा ही भूल जाता है। लेकिन जब कभी वह सत साहित्य पढ़ता है तो वह अपना असली चेहरा पहचान सकता है और उसमें परिवर्तन होने लगता है। तो साहित्य की इस शक्ति को हमें पहचानना चाहिए कि साहित्य किस प्रकार से मनुष्य को मनुष्य बनाता है, उसे पशुता से दूर रखता है, उसमें संवेदनाओं को जगाता है, उसे सहित होना सिखाता है, उसे सहित करना सिखाता है, उसे जीवन जीना सिखाता है, जीवन को देखना सिखाता है और पूरे संसार के लिए व्यापक दृष्टि वह प्रदान करता है। हम साहित्य को पढ़ते हैं तो अयम निज परो वेति की भावना से मुक्त होकर के वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हम समझ पाते हैं और हमारी दृष्टि व्यापक हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें अगर पूर्ण मनुष्य बनना है तो हमारे लिए साहित्य पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। अब केवल ऐसा नहीं है कि साहित्य केवल जिन्होंने विषय लिया है उसे ही पढ़ना चाहिए। साहित्य का फलक अत्यंत व्यापक है। साहित्य तो जिन्होंने विज्ञान लिया है, जिन्होंने कॉमर्स लिया है, उन्हें भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य तो एक मनुष्य बनाना है। और अगर दूसरे विद्यार्थी भी साहित्य को पढ़ेंगे तो वह अपने संपूर्ण जीवन को अच्छा बना पाएंगे और अपना कार्य अच्छे से संपादित कर पाएंगे। तो सभी को साहित्य अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि साहित्य हमारे जीवन को
सत्यम शिवम सुंदरम की ओर ले जाता है और श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाता है। हमने जितने भी उदाहरण दिए हैं उन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि हमें साहित्य का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।